ठीक, चलिए पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए हम लोग को भाग 3 देख रहे थे, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने हमने पढ़ लिए थे? तो मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में तो 7 थे, मगर अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, और उसमें से पहला मौलिक अधिकार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, तो सीखना है, जानना है क्या है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार यानी इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है, मैंने समानता में सबको समान करना है। तो सबसे पहले 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो 18 आर्टिकल को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। ओके, तो देखो, तो थोड़ा सा इसको बैक कर, देखो, हाँ बताइए। 12, हाँ वही बताने जा रहा था। 12 और 13, ठीक है। जो अधिक मौलिक अधिकार है ना, वो चालू होता है 14 से, मगर 12 में राज्य की परिभाषा है। क्या है आपकी? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखिए स्टेट की। इसमें लिखा हुआ है राज्य कौन होंगे, तो जो मौलिक अधिकार कौन कौन देगा वो राज्य होगा, ठीक है। राज्य की परिभाषा 12 में, ठीक। 13 में क्या है आपका? न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है। न्यायालय में प्रवर्तनीय है मतलब मैं लिखता हूं न्यायिक पुनः अवलोकन, ठीक है। क्या क्या है इसमें? न्यायिक पुनः अवलोकन यानी फंडामेंटल राइट्स की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बात को थोड़ा समझो, इसको फिर भी लिख लेना। इसका मतलब क्या हुआ? जो मौलिक अधिकार है ना, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक, इस सब को ना न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो छीन लिया जाए तो आप न्यायालय जा सकते हो ना। इसी का मतलब होता है न्यायिक पुनः अवलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स का किया जा सकता है। जैसे मैं आपको भाग 4 बताऊंगा, नीति निषेध तत्व, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है ना, वो न्यायिक जुडिशियल रिव्यूज का नहीं हो सकता। मगर भाग 3 में जो है यही बेसिक अंतर है। इसका क्या हो जाएगा? आपका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 13 में हालांकि 5 है, बस आप इतना याद रखें, ठीक है। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, इसीलिए स्किप कर रहे थे। 12 और 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं, ठीक है। पूछते हो तो बता देते। 14 इंपॉर्टेंट है, देखो 14, 15, 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्या है? तो समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार 14, पहले आर्टिकल याद करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है ये आपका विधि के समक्ष। किसके समक्ष? विधि यानी कानून के समक्ष, समक्ष समानता। किसके समक्ष समानता है? कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता, ठीक है। समानता करना है। फिर 15 में क्या है आपका? सामाजिक समानता। क्या है? सामाजिक समानता, ठीक है, सामाजिक समानता। तीसरा 16 में क्या है? अवसरों की समानता। किसकी समानता? अवसरों की समानता, ठीक है। 3 समानता है, विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसरों की समानता। 2 में ना जो समान नहीं उसको बराबर करेंगे। 17 में देखिए अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत है जी, अनटचेबिलिटी। और 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है। ये आपका हम लोग को 5 आर्टिकल पढ़ने। सबसे पहले पूछा है समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 5 है ना। कितने आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन से? विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसरों की समानता, 3 समानता है। और 2 में क्या है? असमान है होगा तो उसको बराबर करेंगे। अस्पृश्यता, छुआछूत, असमान करता है उसको हटा देंगे। और 18 भी वो करता है, उपाधि भी वो करता है, भेदभाव करता है, उसको भी हटा देंगे। तो 18 में क्या है? उपाधि का, यही हमको पढ़ना है, ठीक। स्टार्ट करें अब। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब सुनिए, तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें 2 है एक्चुअली ना। विधि के समक्ष समानता कहता क्या है? ठीक, सुनो, इसमें 2 बातें हैं।
एक है पहला जो लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समानता, और दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता में दो बातें हैं, विधि के समक्ष समानता में ये वाला विधि के समक्ष समानता, और दूसरी कौन सा है, विधियों का समान संरक्षण। अब सुनते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि कानून के नजर में सब लोग बराबर होंगे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ना, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी व्यक्ति, कहने का मतलब विदेश का भी हो सकता है जी, कोई भी व्यक्ति जो भारत में है ना, कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, उसके इसके लिए कानून बराबर है ना, कानून के नजर में वो क्या है, बराबर है। यानी अगर कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी गुनाह करेगा तो कानून के अंधा, देखते हो ना पट्टी बंधा है, तो कानून कैसा होता है, अंधा होता है। वही ये कहना चाह रहा है कि कानून की नजर में सब कैसे हैं, बराबर। कोई भी व्यक्ति हो भारत का, भारत में रहने वाला विदेशी भी तो हो सकता है ना, भारत का आदमी भी हो सकता है, तो कोई सभी व्यक्तियों के लिए विधि कानून क्या है, बराबर। ओके, ये इसका मतलब। दूसरा क्या है, ये क्या है, विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कानून जो है, यानी जो विधि है, वो सबको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगी, यानी समान रूप से रक्षा भी करेगी। ओके, अब इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहले ये देख लीजिए, दोनों कंसेप्ट जो है अलग अलग है। ये जो कंसेप्ट है हमने इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन बोलता या इंग्लैंड बोल दो। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक नकारात्मक भाव है। कैसा है, नकारात्मक कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है, नकारात्मक, फिर भी है। और ये जो कंसेप्ट है ये हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका से। और ये कैसा कंसेप्ट है, तो ये सकारात्मक है। कैसा है, सकारात्मक। कैसा कंसेप्ट है ये, सकारात्मक कंसेप्ट। ओके, अब बोलोगे सकारात्मक नकारात्मक क्यों है, और ये नकारात्मक है तो है क्यों है ये अभी, ठीक है। तो बात को समझना, थोड़ा एक एग्जांपल समझिए। देखिए, कानून के नजर में सब बराबर है और कानून सबकी रक्षा करेगा, ठीक है, यही तो है। अब सुनो तो एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। देखो जी, आप लोग भी समझो ऑनलाइन में। देखो क्या है, मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, ठीक है, सुना ना, ठीक, क्या करते थे, मान लो आप रिक्शा चलाते थे। रिक्शा समझते हो, है ना, तो रिक्शा चलाते थे और अपराध किया आप लोगों ने। अपराध क्या किया, रिक्शा जाके ठोक दिए किसी को, वो आदमी गड्ढे नाली में गिर गया, ठीक है, चोट मुड़ी फाट गया उसका, है ना, चोट लग गया, ठीक। आप गए न्यायालय के पास, ओके, पहुंच गए ना। अब दूसरी वहीं पर कंडीशन लो, एक आपका मित्र है, BMW में चल रहा है, ओके, BMW, ठीक, ऑडी ओडी जो भी है, थार ले लो। और वो भी वही सेम, मान लो ऐसा सिचुएशन हुआ कि सेम टू सेम ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति हुआ, उसको भी उसकी गाड़ी से ठेस लग गया और वो भी नाली में गिर गया, उसको भी चोट लग गया। यानी अपराध दोनों का सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब सुनिए, दोनों न्यायालय में गए और न्यायालय किस कंसेप्ट पे काम करेगा, विधि के समक्ष समानता। कानून के नजर में सब कैसे हैं, बराबर है, बराबर। तो कानून देखा, बोला कि इसको चोट लग गया है, फाइन पहले मारना पड़ेगा। फाइन मार दिया, कितना, 2 लाख रुपया, ठीक है। आपका दिल बढ़ गया, अरे बाप रे, 2 लाख। फिर और देखो, फिर और बोला, और सजा ठोके हो ना, गलती किया हो तो सजा भी होगी, तो 2 लाख रुपया, ठीक है, और साथ साथ 2 साल की सजा, ठीक है। और 2 साल नहीं देना है तो और फाइन दो, 3 लाख रुपया, यानी टोटल कितना देना पड़ेगा, 5 लाख। क्लियर है। अब सोच के देखो आप, है, एक तो आप थे रिक्शा वाले, ठीक है, और एक आपका मित्र BMW। 5 लाख रुपए, आपका रिक्शा बिक गया, घर बिक गया, ठीक है, सब बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। 5 लाख रुपए कहां से लाएंगे आप, है ना। और वो जो BMW वाला था, उसके लिए 5 लाख बड़ी बात है क्या, नहीं ना। बात समझना, मैं ना इसलिए बता रहा था कि ये समझ पाए आप। तो आप देखिए, क्या ये न्याय हुआ, वो तो वैसे ही दे देगा, अरे 5 लाख दे दो यार, और चला गया घर, और आप सड़ो 2 साल, कैसे हो गया ना। तो ये क्या कहता है कानून, विधि के समक्ष समानता हो रही है कि नहीं, कहां हो रही है, उसके साथ तो अन्याय हो गया ना, वो गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले साथ अन्याय हुआ कि नहीं,
सजा सबके लिए बराबर है, विधि सबके लिए समान है, तो सजा सबके लिए बराबर होगी कि नहीं होगी, यही तो कंसेप्ट है। तो ये तो नकारात्मक हो गया ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, इसीलिए नकारात्मक कंसेप्ट है। ठीक है, फिर भी है। अब सुनना, अब वहीं पर कंडीशन सुनो, न्यायपालिका क्या करती है, देखो यहां पर ये करती है, विधियों का समान संरक्षण करती है। क्या करती है, विधियों का समान संरक्षण। अब वो देखेगी कि आप रिक्शा वाले हो और वो कितना है, BMW वाला, तो बोलेगा नहीं आपने गुनाह तो किया है, आप अपनी क्षमता के अनुसार 50,000 फाइन दीजिए। ठीक है, और वो जो है वो भाई तुम 50 लाख दे दो। ठीक है, उसको भी बुझाया थोड़ा सा, आप दोनों को सजा दे दिए 6-6 महीने। ठीक है, हो गया ना न्याय। तो दोनों की रक्षा की कि नहीं की, दोनों को इक्वल किया कि नहीं, विधियों का समान संरक्षण हुआ कि नहीं, कानून ने रक्षा किया, संरक्षण दिया कि नहीं, यही सकारात्मक कंसेप्ट है। ये लगा कि नहीं लगा, लगा ना। तो ये होता दोनों अंतर है, विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण, दोनों अलग अलग चीजें। मगर फिर एक मन में आ रहा होगा डाउट, आप पूछो, उससे पहले ही मैं बता देता हूं कि सर फिर ठीक है ये नकारात्मक है तो है क्यों, है ना, चूंकि ये नकारात्मक है तो है क्यों। तो देखिए इसकी भी जरूरत है, जब परिपाटी कसौटी समान हो, जब दोनों का बैकग्राउंड सेम हो, तब ये काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जो आपका मित्र, आप रिक्शे में हो और जो आपका एक मित्र था ना वो भी रिक्शे में है, आप समझ में आया, तो ये चलेगा, ये ठीक लगा है कि नहीं, यहां तो आपको जरूरत ही नहीं। इसीलिए ये विधि के समझ समानता नकारात्मक होते भी अपनाया हमने। क्यों, जब परिपाटी यानी जब कसौटी, जब सब लोग बराबर होते हैं ना, तब ये वाला कंसेप्ट काम करता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, फिर भी ये नकारात्मक है, फिर भी हमने लिया है, ये हमारे है ब्रिटेन से। जब न्यायपालिका जब न्याय करती है तो ये दोनों को देखती है, विधि के समझ समानता, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है ना, एक एग्जांपल ऐसे और ले लेते, छोटा सा, फिर समझ जाओगे। जैसे स्टूडेंट है तो 2 स्टूडेंट को ले लिए, उनकी परिपाटी समान है ना, तो समान सजा या समान पुरस्कार। मगर मान लो वही कंपेयर करेंगे टीचर और स्टूडेंट को, तो ये किसमें चला जाएगा, ये विधियों का समान संरक्षण। समझ पा रहे, तो जहां भी परिपाटी यानी कसौटी या फिर भेदभाव ऊपर नीचे हुआ तो ये आ जाएगा, और बराबर हुआ तो क्या आएगा, ये आएगा। यानी दोनों की जरूरत हुई कि नहीं हुई, यही 2 चीजें आपकी आर्टिकल 14 में कहा गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सरकार भी सस्पेंड नहीं कर सकती। ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना, वही है, कानून की नजर में सब बराबर। क्लियर है, तो ये विधियों का समान संरक्षण और विधि का समझ समानता, ये 14 आर्टिकल बन जाएगा। इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, समझाने के लिए बस ये वर्ड समझाना था, इसलिए वो करते, लिख लियो ना। ठीक, अरे वो तो उसमें लिख लेना। देखो नेक्स्ट, अगला कौन सा है, सामाजिक समानता। अगला कौन सा है, सामाजिक समानता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो सामाजिक समानता। सामाजिक समानता मतलब सोशल इक्विलिटी, इस समाज में समानता लाएंगे। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, इसके ना आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। 15(1), 15(2), पहले 15(1) देखो, तो मैं लिख देता हूं पहले, किसी भी भारतीय से जन जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। देखो इसी को समझ लो, फिर बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखता है, देखो 14 आर्टिकल की, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी भी होगा और भारत का भी होगा, मगर ये 15-16 जब देखोगे ना, ये केवल और केवल किसको हाईलाइट करेगा, तो केवल और केवल भारतीयों के लिए, याद रखेगा, है ना। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए, अभी से बता देता हूं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अनुच्छेद आप देख पा रहे हैं, ये मौलिक अधिकार केवल किसके लिए हैं, केवल भारतीयों के लिए। किसके लिए है, भारतीय। ओके, कौन कौन सा, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये भारतीयों के लिए, याद रखिएगा ना, ये कभी पूछ लिया तो ऑप्शन में बनना चाहिए। तो 15 किसके लिए बता रहा हूं, तो भारतीयों के लिए, आपके लिए भाई, हमारे लिए। किसी भी भारतीय से क्या नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
ठीक है, किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे? जन्म। तुम्हारा जन्म इधर हुआ है छत्तीसगढ़ में, तुम्हारा जन्म बस्तर में हुआ है, तुम्हारा जन्म यूपी में हुआ है, तुम बिहार से आए हो, इस पे भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है? जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मूल वंश, तुम्हारा वंश नीचे वंश के हो, ठीक है, तुम्हारा वंश खराब, वैसे नहीं करेंगे। उसके बाद जाति के आधार पर, तुम अगड़ी जाति के हो, तुम पिछड़ी जाति के हो, ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी भारतीय से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। होता था ना पहले, अभी तो नहीं होता है, ठीक है, आप सब पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, बट होता था ना। तो याद रखिएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार है ये, और करेंगे तो सजा होगी, है ना। उसके बाद धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तुम मुस्लिम, तुम हिंदू, तो तुम सिख, तो सिख ईसाई, ये भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या नहीं करेंगे? तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तुम महिला हो, कुछ नहीं कर सकते, पुरुष हो, तुम लोग तो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अरे मतलब ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे ना, है ना। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 15.1 क्यों? किसी भी भारतीय से जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कितने हैं? तो इसको भी याद रखेगा, कितने बैकग्राउंड है? 5, ठीक है, 5, ठीक है। कितने ग्राउंड्स है? 5 ग्राउंड्स, ठीक है। जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म और लिंग के आधार, 3 हो गए ना, 5, ठीक है। बाद में लिखना मत लिखो अब, ठीक, सुनते चलो। यही चीज है, देखो, किसी भी भारतीय से यही सार्वजनिक जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? यही चीजें, पूरी वही चीज है ना। किसी भी भारतीय से जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पे जाने से रोका नहीं जाएगा। कभी ऐसा देखते हो क्या कि सार्वजनिक स्थान मतलब जैसे मंदिर हो गया, या फिर गार्डन हो गया, या स्कूल हो गए, वहां जाए, मान लो आप गार्डन गए किसी दिन और का बोल जाए महिलाओं भागो भागो यहाँ से, ऐसा कभी देखे हो? नहीं होता ना। और हुआ तो अन्याय है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, ठीक है। तो सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेसेस पे जाने से आपको रोका नहीं जाएगा। क्लियर है? अरे इसीलिए इसी को बेस मान के ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने के लिए परमिशन दे दी थी। कितना इंपॉर्टेंट है, सुनो तो। सबरीमाला केस सुने हो, जानते हो? वहां पर केरल में जो है ना, केरल में महिलाएं जो है 10 साल से ऊपर की महिलाएं और आपका 50 साल से नीचे की महिलाएं, ठीक है, वो एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भेदभाव हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और चूंकि मंदिर सार्वजनिक, सबरीमाला सार्वजनिक मंदिर है, ठीक है, तो इसी को ग्राउंड मान के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो बहुत सिंपल सा चीजें हैं। देखो, उसके बाद 2 हो गया। और मान लो कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है, उसको समाप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। 15, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, ठीक है। अब सुनिए तो 15.3 में देखो, पिछड़े जो है ना, ये दो समान कर दिए। अब जो पिछड़े हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पिछड़ा कौन? महिला लोग, ठीक है, महिला लोग। तो महिला लोग सबसे पिछड़ा, तो महिला लोग को ठीक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले महिलाओं को विशेष अधिकार। और जैसे ही याद देखो, अभी बोलते रहे, बार बार भी वही याद रखना, अगर महिला बोले तो बच्चा उसके साथ आएगा, ठीक है, महिला के साथ बच्चा फ्री, ठीक है। तो महिला और बच्चा एकदम आ जाएगा साथ, ठीक है। तो किसके लिए बोल रहे हैं? तो महिलाओं के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष अधिकार। कैसा अधिकार? समझा दे रहा हूं क्या होता है विशेष अधिकार। महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार, ठीक है। महिला के साथ बच्चा आएगा ही आएगा ना, तो महिला और बच्चों को विशेष अधिकार। ओके, और सुनो 14 में 4 में क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़े जो हैं से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान। कैसा प्रावधान? विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान। 5 में क्या है?
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, साथ साथ एसटी और एससी भी है ना, वही सामाजिक शैक्षणिक एसटी एससी को शिक्षा में विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, ठीक है, ये वाला हो जाएगा EWS को शिक्षा में विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान ये कब आया? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। ठीक, रुको सुनो तो समझो। देखो तो 15-2 तक हो गया था, 15-3, 4, 5 और 6। 15-3 में क्या है? देखो पहले समानता करेंगे, मगर जब आप समानता की बात करते हो, ठीक है, ध्यान समझना, हो सकता है कि कई लोग इसको निगेटिव ले लें। ठीक, क्या मैंने कहा कि किसी भी भारतीय से, ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? यानी सबको हम लोग बराबर नजर से देखेंगे। समझ गए बात को? सब बराबर है, बोलोगे नहीं बोलोगे? मगर कई लोग ऐसे रहते हैं, जैसे मैंने लिंग के आधार पर बोला, ठीक है, धर्म के आधार पर बोला, कई लोग ऐसे होते हैं बराबर मतलब बराबर, ठीक है। अब मान लो कोई महिला है, बस में जा रही है, ठीक है, और प्रेग्नेंट है मान लीजिए, तो अब कई लोग नहीं होते, बोलेंगे यार 15-1 में पढ़ डालें ज्यादा, ठीक है। 15-1 में क्या लिखा है? सभी को किसके आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम खड़े तो आप भी खड़े रहो। अब ये बताओ मोरली ये गलत है कि नहीं है? गलत है ना, है कि नहीं है? मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, बेचारा खड़ा नहीं हो सक रहा है, ले दे के ट्रैवल कर रहा है, हॉस्पिटल जाना है उसको, है ना, और आप सीट नहीं दे रहे हो, गलत है कि नहीं? इसीलिए क्या है, इसीलिए ये 15-1-2 तो है, ठीक है, मगर 15-3, 4, 5 भी है, तो पूरा पढ़ें। 15-3 में क्या है? अब पहला बात है, महिलाओं और बच्चों के साथ अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव यानी पॉजिटिव भेदभाव, ठीक है, तो वो मान्य है, वो ठीक है। जैसे देखिए सुनिए, जैसे क्या होता है, देखे होगे बसों में लिखा होता है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व लिखा रहता है, कई जगह कई महिलाओं के लिए ही होता है, बच्चों के लिए ही होता है चीजें, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे अभी आने वाला है पोस्ट, ठीक है, कौन सा? महिला सुपरवाइजर का। महिला लोग जान रहे हो, महिला सुपरवाइजर का पोस्ट 1750 पोस्ट आने वाले हैं। राजपत्र में प्रकाशित हो गया है, 1750 राजपत्र में आया है, ठीक है। खुश हो जा रहे हैं महिला लोग। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए। तो आपको लगेगा यार हमारे साथ तो अन्याय हो गया, पुरुष लोग नहीं लगेगा, हमारे साथ नहीं हुआ है। आप पूछो कैसे? तो देखो अब मैं थोड़ा लीक से हट रहा हूं, बट इसी से टॉपिक से रिलेटेड है ना, ठीक है। देखो ऑनलाइन वालों, आप ही समझ लो, महिला लोग होंगे तो आप लोग ही बात बता रहा। देखो पुरुष लोग दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख के सुनना उसको। क्या होता है ये महिला सुपरवाइजर मतलब जानते हो क्या होता है? आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है ना, उसके ऊपर का पोस्ट है। वो लोग क्या करते हैं? सुपरविजन करते हैं। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करती है? जो छोटा लड़का छुआ रहता है ना, उन लोग को खिलाते हैं, 2-3 साल का खिलौना खवाते हैं, ठीक है। उन लोग को ना कुछ मतलब लड्डू उड्डू खेल, मतलब जो समझ लो ना, सरकारी प्ले स्कूल सुनने जानते हो क्या होता है? प्ले स्कूल तो जानते होगे, जहां पर जो संपन्न व्यक्ति है अपने लड़के को भेजते हैं, बच्चा खिलौनों के साथ खेलता और सीखता है, वो प्ले स्कूल हो गया ना। छोटे बच्चे ना 1-2-3 साल के, तो हमारा आंगनबाड़ी वही प्ले स्कूल है। तो सरकारी वाला प्ले स्कूल, वहां पर खवाते हैं, ठीक है, खिलाते हैं, 2-3 घंटा में छोड़ देते हैं। तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम है। मगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है, कहीं देखना तो कहीं जाते ही नहीं कभी आंगनबाड़ी, ठीक है। खिलाने की जिम्मेदारी अपने घर में खा ली है, तो सुपरविजन करना काम है उन लोग का, महिला सुपरवाइजर। तो महिला लोग का है ना, इसीलिए तो महिला के साथ बच्चा फ्री था, है ना, महिला के साथ बच्चा आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि केयर जो है, ठीक है, देखना। इसीलिए जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं ना, उनको मदर टीचर कहते हैं, और जनरली मदर टीचर को ही रखा जाता है प्राइवेट में। तो सरकारी में तो बराबर करना है तो रखना पड़ता है, 50% फिर भी है। मदर टीचर मतलब ऐसा लगता है ना, मतलब बच्चा ना अपनी माँ को देखे टीचर में, ठीक है। तो महिलाओं से बच्चों का ज्यादा लगाव रहता है, इसीलिए देखो तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा बहुत भेदभाव हो जा रहा है। महिला सुपरवाइजर महिलाओं का पोस्ट है, तो पुरुष लोग, मैं बताऊं आपको, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सकारात्मक भेदभाव है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर है ना? अब कभी सीट दिखे तो ऐसे रूट भर के खड़े मत हो जाना, मैं बैठूंगा बराबर का अधिकार, ठीक है। इसको ही पढ़ लेना 15-3 को, ठीक है। तो ना केवल विशेषाधिकार है, बच्चों के लिए भी है। लड़का बेचारा खड़ा है उधर, ठीक है, बैठा देना गोद में, बैठ जा बेटा, ठीक है।
15(4) देखो, समझ गए ना? 15(3) डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, मगर भेदभाव कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, उसकी ग्रोथ के लिए होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, 15(4) क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप, समाज में जो पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से पिछड़े, या एसटी एससी, जानते हो ना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी विशेष अधिकार, ठीक है? और ये जो 15(4) और 15(5) बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा हुआ है प्रश्न। देखो तो ये ना, आप लोगों ने, अब सभी लोग, आप लोग स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं? कॉलेजेस में, स्कूल्स में मिलता है, नहीं मिला होगा तो आपके दोस्त भाई को मिलता होगा और वो पार्टी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपकी गलती है, अभी होगा तो ले लेना उससे, ठीक है? घर से भी पैसा मंगाते हैं, ठीक है? हम लोग जैसे कॉलेज में थे तो जिसका आता था, चल भाई घर से तो पैसा आ ही रहा है, और जो आता था उसका पार्टी करते। तो वो जो स्कॉलरशिप आती है ना, शिक्षा एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, ये 15(4) को तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है? इसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, पैसे मिलते हैं। और देखो 15(5) जो सामाजिक, शैक्षणिक, एसटी एससी को शिक्षा में विशेष आरक्षण, शिक्षा में विशेष आरक्षण यहां पर कहने का अर्थ है, जब एडमिशन वगैरह होते हैं, देखना, तो एडमिशन वगैरह होते हैं ना, तो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस तो नीचे आएगा, एसटी एससी के लिए सब सीट रिजर्व रहती। आप लोग ने में भी कई लोग का जो है आपका एडमिशन ऐसे ही हुआ होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शिक्षा में रिजर्वेशन किसमें है? ये दे 15(5), ठीक है? बनेगा शिक्षा, अरे शिक्षा समझते हो ना, एजुकेशन, सब लोग जानते हो कि नहीं? सब लोग स्कूल और कॉलेज पढ़ कर आए होंगे, कॉलेज में सीट आती है कि नहीं आती है? अभी मान लो आप नॉर्मल कॉलेज पढ़े हो तो ठीक है, मगर आईआईटी वगैरह जाओगे, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, एसटी की सीट कितनी है, एससी की सीट कितनी है, ओबीसी कितनी है, उसमें एडमिशन हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो ये एजुकेशन में है ना, कि ग्रेजुएशन सीटों में है? सुना होगा, मंगल ग्रह का बात नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, यहीं पर भारत की ही बात है, तो ऐसे मत देखो मेरे को। 15(5) में क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े या एसटी एससी के को शिक्षा में विशेष प्रावधान है, यानी शिक्षा में क्या है? शिक्षा में एडमिशन के समय आरक्षण होगा, ठीक है? कैसे भी घुमा के बनना चाहिए, ठीक है? और देखो लास्ट अभी जुड़ा है ये 15(6), ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उच्च वर्ग, उच्च वर्ग ना, आर्थिक रूप से पिछड़े जो उच्च वर्ग है, जो स्वर्ण जाति बोलते हैं ना, उन लोग को भी शिक्षा में विशेष आरक्षण है। अब लिस्ट जो आती है ना आज की, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस का भी लिस्ट आता है, और कितना मिलेगा? तो 10%। कितना मिलेगा? 10%। और ये नियम है कब से लागू हुआ है? तो ये नियम 103वां संविधान संशोधन 2003, ये 2019, ये इंपॉर्टेंट। कौन सा संशोधन है? 103, चुनाव से पहले हुआ था, 103 नंबर का संविधान संशोधन 2019, ठीक है? 2019 बनेगा ये पूरा 6 आर्टिकल, ठीक? कुछ लगेगा तो डाउट हो तो पूछ ले रहे है ना। आगे बढ़ू, 16 देखो, ठीक है? 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कल पूछेंगे पूरा, ठीक है? 16 देखो, 16 लोक नियोजन के अवसर में की समानता है, यानी राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, किसमें है? इंप्लॉयमेंट समझते हो ना, यही आ गया आरक्षण, ठीक है? नौकरी में आरक्षण, उसी की वजह से कितने महीने हमारा डिले हो गया, पेपर हुआ कि नहीं, वही वाला बताने जा रहा हूं 16। यानी देखो सुनो, 15, 16 भारतीयों के लिए है, तो 16 में क्या है पहले देख लेते हैं। 16 में क्या है? अवसरों की समानता। किसकी समानता? अवसरों की समानता। किसकी समानता है? अवसरों की समानता, किसी भी भारतीय से, ठीक है? किसी भी भारतीय से। 16(2) लिख देता हूं, 16(1) तो ये है, 16(2) ये भी किसे होगा? किसी भी भारतीय से, ठीक है? सेम चीजें, जाति, जन्म, मूल वंश, और क्या था? धर्म और लिंग, वंशक्रम और निवास के आधार पर लोक नियोजन
ठीक है, देखो किसी भी भारतीय से, मैं बोल दे रहा हूं, किसी भी भारतीय से जन्म, मूल वंश, धर्म, लिंग, वंशक्रम, निवास के आधार पर लोक नियोजन के अवसर वो से रोका नहीं जाएगा। लोक नियोजन यहां पर देखो, एक एक चीज समझा देता हूं। पहले एक चीज सुनो, तो पहले लिखना बाद में, मत लिखा करो, मिलता तो है, ठीक है, इसी को पढ़ लियो। क्या हो क्या, किसी भी भारतीय से, यानी किसकी बात हो रही है, तो भारतीय की बात हो रही है ना, वो भारतीय की नहीं है, हमारी भारत, किसी भारतीय यानी भारत के लोगों के लिए है। किसके आधार पे, तो देखो 5 बैकग्राउंड तो वहां थे पहले ही वाली, कौन कौन सा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, किसके आधार पर नहीं करेंगे, जन्म के आधार पर नहीं करेंगे, मूल वंश के आधार पर नहीं करेंगे, और धर्म, लिंग के आधार पर नहीं करेंगे। यहां पर देखो 2 बातें जुड़ी, 2 बातें कौन सी, यानी 15 में 5 बैकग्राउंड थे, 16 में 7 है, 16 में कितना है, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, डिसेंट और आपका ये निवास, वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यानी देखो ऐसा मान लो ऑप्शन वगैरह दिया, तो इसमें कितना है, 7 ठो है, कितना है, और उसमें कितना था, ये कौन कौन सा बढ़ा है, और निवास के आधार पर क्या नहीं करोगे, भेदभाव तो 15 में था। आधार पर लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार, रोजगार। लोक नियोजन मतलब अरे नौकरी, नौकरी में क्या नहीं करोगे, रोका नहीं जाएगा, यानी भेदभाव नहीं करेंगे, यही मतलब है। सिंपल सा एक लाइन में कहें तो नौकरी अगर करना चाहते हो तो ये 7 ग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लिखा है, ठीक है, बाबा साहब ने लिखा है, ठीक है। दूसरा देखें, 2 तो हो गए, 2 पहले तो अवसरों की समानता है, 2, 3 देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो कैसे बोल रहे हो, होता तो है, होता तो है ना, तो वही पूरा पढ़ लेते हैं, कैसे जी। तीसरा देखो, तीसरा 3 देखो, 3 16 3 लिखा है, निवास के आधार पर 2 का एक्सेप्शन के आधार पर भेदभाव हो सकता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, निवास के आधार पर, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, होता है, ठीक है, निवास के स्थान पर मतलब समझ रहे हो ना, निवास के स्थान के आधार पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मैं एग्जांपल ही दे देता हूं, जो व्यापम का फॉर्म भरते होगे, ठीक है, भर के देखना थोड़ा सा, ठीक, अभी आएगा ना, भरते होगे, भरवाते हो, भरवाते हो, अरे भरा करो भाई, हैं, खुद से भरते, खुद से, तो उसमें देखना एक ऑप्शन होता होगा, क्या अभी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, ऐसा करके, और व्यापम फॉर्म उसको ना करके देखना, तो ठीक है, वो नहीं खुलेगा, नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जैसे अभी सुपरवाइजर का निकलेगा ना महिला, उसको करके देखना, नहीं होगा, होगा ही नहीं, पीएससी में नहीं होता, पीएससी क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वो सबको देना पड़ता है, अनरिजर्व में आते हैं, ठीक है, पीएससी नहीं ना, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, व्यापम में। भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुद्दे की बात ये हो रहा है, एक बार करके देखिएगा आप, ठीक है। तो याद रखिएगा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ये 16 3 कहता है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, यह सकारात्मक भेदभाव है, बिल्कुल। उसका लास्ट 16 देखो, 16 4, ठीक है, सिंपल से बोल दो, क्या सिंपल से बोल दो, आरक्षण, ठीक है, एक लाइन में अगर कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए तो क्या है, आरक्षण। रिजर्वेशन किस में लिखा हुआ है, जो नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है ना, तो किस में मिला है, 16 4, ठीक है। रिजर्वेशन की बात किस में की गई है, 16 4 में की गई। तो थोड़ा सा रिजर्वेशन का हिस्ट्री देख लेते हैं अपन, ठीक, सुनो तो, ठीक है। मुद्दा में किसकी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ओबीसी की, ठीक। देखो तो सबसे पहले काका कालेलकर आयोग, एक, दूसरा बीपी मंडल आयोग 1979, सुनिए, देखो 16 4 में आरक्षण है। आरक्षण की में सबसे पहले ना क्या हुआ, हमारे संविधान में पहले से ही एसटी और एससी वर्ग को आरक्षण दिया जाता था, ठीक है। मगर उसके बाद में सरकार के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते थे जो पिछड़े तो थे, ठीक है, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलता था,
सरकार ने एक आयोग बनाया 1952 में, उसका नाम था काका कालेलकर आयोग। क्या नाम था? काका कालेलकर आयोग। ये काका कालेलकर आयोग का काम ये था कि वो सर्वे करे और देखे कि एसटी और एससी को छोड़कर, ठीक है, उनको है वो तो पता है, को छोड़कर और कौन कौन है जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, ठीक है। तो उन्होंने सर्वे किया और पाया कि यार और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए चूंकि बहुत सारे और लोग थे इसलिए उनको अदर बोला गया, अदर, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, समझे। वो नाम जो है वो काका कालेलकर आयोग ने दिया, ठीक है। ओबीसी नाम जो है ना, अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब बैकवर्ड जो क्लास है एसटी और एससी उसको छोड़कर और भी बैकवर्ड है, ठीक है। इसका सर्वे हुआ बाद में, आजादी के बाद, ठीक है, और उसका नाम को क्या हुआ? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। किसने दिया है? तो काका कालेलकर। और फिर सिफारिश भी की कि अगर आप इनका ग्रोथ चाहते हो तो इनको रिजर्वेशन दीजिए, और रिजर्वेशन इसने थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिमांड कर दिया था, रिजर्वेशन थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने कर दिया था, बहुत विरोध हुआ और काका कालेलकर के ये नाम तो ठीक है, इसके सिफारिश को खारिज कर दिया गया, है ना, कुछ ज्यादा ही है ऐसे करके, क्लियर। फिर एक और समिति बनती है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी मंडल आयोग, सुने होंगे कई बार आप लोग। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार रहती है, ठीक है, तो मोरारजी देसाई की सरकार में बीपी मंडल आयोग बनता है, और इस बीपी मंडल आयोग ने 27% रिजर्वेशन की बात कही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे अभी चंडीगढ़ में चल भी रहा है सब मुद्दा। तो बीपी मंडल जो है इसने कितने % आरक्षण की बात कही थी? 27%, है ना, 27% रिजर्वेशन की बात कही थी प्यारे। तो होता क्या है वहां पर? तो 27% आरक्षण जो है ना आज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? हमारी सरकार कोशिश कर रही थी देने की, बीच में वो कोर्ट वोट लोग आ जा रहे थे, है ना, नहीं हो पा रहा है, 27% बढ़ाया तभी तो बढ़ गया, 76 चला गया। तो देखो बीपी मंडल आयोग ने सिफारिश की और आगे चलकर बीपी सिंह, ठीक है, और नरसिम्हा राव ने इसको लागू कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ओबीसी को 27% आरक्षण हुआ, ठीक है, एसटी एससी को तो पहले से आरक्षण था, ठीक। और क्या हुआ, जो स्वर्ण जाति है, जो आपके समुदाय है, उसने विरोध कर दिया। और एक व्यक्ति थी इंदिरा साहनी, क्या नाम था? इंदिरा साहनी, आप सुने होंगे 1992 दिल्ली में बहुत दंगे हुए थे, ठीक है। एक पेटिशन आता है, यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है, 1992 में क्या हुआ? इंदिरा साहनी केस। मैंने कहा था आपको, जब अभी स्टार्ट किया मैंने क्लास, पहली स्टार्ट किया तो पहले बताया आपको कि आर्टिकल 13 याद आ रहा है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनः अवलोकन, यानी फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है ना। तो इंदिरा साहनी चूंकि ओबीसी ही से ही थी और उन्होंने चैलेंज किया कि बोले देखिए यार ये आरक्षण जो है ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइए और ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको और एक्सप्लेन किया, ठीक है, एक्सप्लेन किया, और क्या क्या एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। उसने सबसे पहले बताया कि आरक्षण कितना होगा, ठीक है, क्या बताया? आरक्षण कितना होगा। उसने बताया सबसे पहले आरक्षण की जो लिमिट है वो सामान्य रूप से 50% होगी, देख लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी का केस है कि आरक्षण कितना होगा? सामान्य रूप से 50% होगा। आगे चल के अपने निर्णय को उसने चेंज किया है, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। विशेष परिस्थितियां क्या? किसको? हाँ, सब आरक्षण, कोई भी आरक्षण मिला के 50%, नॉट एक्सीड 50%, मतलब 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 49.5 सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा, ठीक है। तो ये 50% होगा ऐसा कहा, मगर विशेष परिस्थितियां मैं बता रहा हूँ, विशेष परिस्थितियां कैसे है, कई जगह ज्यादा है, ठीक है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, ज्यादा है, छत्तीसगढ़ कोशिश कर रहा है, झारखंड में ऑलरेडी ज्यादा है, मध्य प्रदेश में स्टे लगा हुआ है हमारे जैसे, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं, मगर चाहिए क्या? डेटा चाहिए, डेटा सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है, बाकी लोग अलाउ है ना, कैसे है? तो या तो आप 9 शेड्यूल में डाल दो, 9 शेड्यूल भूमि सुधार में, उसमें जाने से पता क्या होता है? न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती। अरे देखो सुन लो ना, यहीं पर सुन लो, 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं से क्या था? भूमि सुधार। इसमें ना अगर कुछ चीजों को डाल देंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। अभी 282 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर हैं, ठीक है, 282। तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, राज्य सरकार तो कोशिश कर ही रही है, केंद्र सरकार की परमिशन बिना होगा नहीं है। तो क्या होगा, इसमें अगर डाल दिया जाए तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहली तो ये उपाय है, और दूसरा, अच्छा छोड़ो उसको, देखो अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? इसके विषय को न्यायालय में
न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, अब पूरा आपको कहानी बताना पड़ेगा। सुनो होता क्या है, 9वीं अनुसूची सुन लीजिए, ठीक है। अब पूछे थोड़ा सा दूसरे लोगों को बता देता हूँ, बेचारे लोग देखो पूछ क्या रहे हैं। ये जो अनुसूची 9 है, एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या, 1951 की बात है, ठीक है। हमारे जब आजाद हुए ना, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज जो था वो था हमारे पास गरीबी, भूखमरी, ठीक है। पेट से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे अभी बैठाए हैं, पढ़ रहे हो, तो आपका पेट भरा है तो पढ़, 2-3 दिन भूखे रहोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगे, है ना। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था भूख, ठीक है। तो हम इसका निदान कैसे कर सकते हैं, तो हम खेती करके कर सकते हैं। तो उस समय ना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विनोबा भावे, ध्यान सुनना, विनोबा भावे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था आपका भूदान आंदोलन। क्या आंदोलन था, भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन में उन्होंने क्या किया, भूमि ना जिसके पास ज्यादा थी, जमींदारी व्यवस्था थी पहले, तो जमींदारों के पास जो भूमि ज्यादा थी, उन लोग खेती करते नहीं थे, इसी पड़ा है, ठीक है। तो उससे जमीन लेते थे दान में, जो अच्छे थे वो दिए, कुछ लोग दिए कुछ लोग ने दिए, मगर सरकार, बीच में सरकार है, सरकार में गवर्नमेंट ऑफिसर, उन लोग जमीन को खा जाते थे। तो भूदान आंदोलन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, ध्यान सुनना। अब नेहरू जी के सामने एक चैलेंज था कि हमारे को गरीबी दूर करनी है, ठीक है। और जैसे ही किसी की जमीन लेने जाते हैं, जिसके पास ज्यादा जमीन है ना, उसको लेने जाते हैं ना, तो जमीन लेने जाते हैं तो वो चला जाता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका बोलती है उसका जमीन है, यानी संपत्ति का अधिकार है। याद करो, संपत्ति का अधिकार था ना, मौलिक अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार है, उसका जमीन लेते हैं, फंडामेंटल राइट छीन रहे हमारा सरकार। न्यायपालिका रोक लगा दी थी। हुआ था बिहार में, ऐसा ही हुआ था। बिहार में जमीन लिए थे ना, तो बिहार के हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसका जमीन लौटा दिया, तो सरकार को चमकाया था। समझ पाए यहां तक। अब नेहरू जी के साथ दिमाग खराब, कैसे करूं यार, जमीन भी नहीं ले पा रहा हूं, यहां पर खेती भी करना है, और जमीन ऐसा नहीं कि छीन रहा हूं, ठीक है। उन्होंने इसमें देखना क्या करे, जमीन लेने का मतलब है जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको ले लेते हैं, एक्सेस वाला। पहले जमींदारी व्यवस्था थी ना, अंग्रेज क्या करते थे, उससे पहले भी जाना पड़ेगा, अंग्रेजों की व्यवस्था। अंग्रेजों ने ना आपका जमींदारी व्यवस्था चालू की थी, ठीक है, मालगुजारी व्यवस्था चालू की थी। उसमें क्या करते थे, गांव का ना पूरा जमीन एक गौटिया के पास हो जाता था, और वही मालिक होता था, सुने ना गौटिया, और वो जो है लगान देता था। तो जमींदार थे, उनके पास जमीन था, यूज था नहीं, ठीक है। सरकार बस यही चाहती थी कि आप जमीन को थोड़ा सा दे दो, अपने लिए रख लो, ठीक है, और ज्यादा रख लो, मगर थोड़ा दे तो दो। अब कोई सुनने को तैयार नहीं, तो नेहरू जी बोलते हैं कि अब कानून बनाऊंगा, ठीक है। तो कानून बनाया, इसीलिए पहला तत्काल उन्होंने कानून बनाया, पहला संविधान संशोधन 1951 किया, और अनुसूची 9 बनाई उन्होंने, और उसमें उन्होंने 2 व्यवस्था की। एक किया हथबंदी, क्या किया, हथबंदी, और चकबंदी। क्या किया, चकबंदी, ठीक है। देखो हथबंदी मतलब क्या हुआ, ठीक है, हाथ को बांध देंगे, और चकबंदी मैं आपको बताऊंगा। चक मतलब क्या होता है, जैसे समझना, पहले चकबंदी सुन लो। भूमि के मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े हैं आपके पास अलग अलग जगह पर, यहाँ पर मान लो आधा एकड़ है, उधर पर थोड़ा सा डिसमिल है, थोड़ा सा वहां स्क्वायर फीट है, तो खेती कैसे करोगे बताओ। तो वहां तो ना नागर जाएगा, ना ट्रैक्टर जाएगा, ना तो बैला जाएगा, और घूम घूम करना पड़ेगा छोटे जगह। अब मान लो उसी जमीन का अगर रेट सेम हो और वो उसको मिला दिया जाए, एक ही जगह कर दिया जाए, तो खेती करने में आसानी होगी कि नहीं होगी। इसी बोलते हैं चकबंदी। क्या बोलते हैं, चकबंदी। अभी आया समझ में चकबंदी। तो चकबंदी व्यवस्था उन्होंने लागू की, और हथबंदी में क्या किया, उन्होंने जमीन ले लिया, ठीक है। चकबंदी में क्या किया, जमीन ले लिया। और ये व्यवस्था जब करेंगे तो लोग फिर से जाएंगे न्यायालय, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने एक लाइन जोड़ी, वो जो लाइन मैंने लिखा है पहले ही, इसके जो विषय होंगे, इसमें जो विषय होंगे, उन्होंने ये अच्छा सोच के डाला था, इसके जो विषय होंगे उसको न्यायालय में परिवर्तनी नहीं है, नहीं न्यायालय में जा नहीं सकते आप, ठीक है, बिल्कुल नहीं जा सकते। अब कैसे करोगे, आप जैसे जमीन ले था न्यायालय जा ही नहीं सकते। कलेक्टर, मैक्सिमम कलेक्टर तक मामला सुलझ जाता था, देखना ना अभी भी होता है। आप कहाँ अपील, मान लो आपका जमीन का मैटर होता है ना, तो ऐसे पटवारी से संपर्क करते हो, फिर आरआई का भी वैकेंसी आ रहा है, आरआई, उसके बाद देखो कहाँ, उसके बाद तहसीलदार में जाओगे, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद कलेक्टर, ठीक है। न्यायालय रोक दिए। इसके जो जितने भी विषय थे ना, स्टार्टिंग में 6 विषय, ठीक है, 8 विषय, सॉरी 8 विषय थे, इसको लिए न्यायालय आप नहीं जा सकते। क्लियर हुआ, बच गए ना। अब देखो इसी का मिसयूज होने लगा, धीरे 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 करके इसमें लोग ना अपने हित के लिए ना बहुत सारे विषय जोड़ने लगे, जिससे न्यायालय नहीं जा सकते। और न्यायालय नहीं जाना, समझ रहे हो ना, न्यायालय नहीं जाने का मतलब क्या हुआ, बच गए। आप गलत भी करेंगे तो वो सही हो जाएगा, न्यायालय उस पर और नजर रखता है। इसीलिए अब आ गया क्या, अब मुद्दे पे आ जाते हैं आरक्षण।
तर्क ये है छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का कि इस आरक्षण को है किसमें डाल दिया जाए, अनुसूची 9 में। अब जैसे ही अनुसूची 9 में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हाईकोर्ट जो स्टे लगाया था ना, जिसकी वजह से इतना दिन अटक गया, हाईकोर्ट का पावर खत्म, सुप्रीम कोर्ट का पावर खत्म। अब आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। क्लियर है? वो चाहे कर ही नहीं सकता, मगर वही फिर पेच है, यही चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। मगर एक पेज सुनो, 1973 एक केस आया, केशवानंद भारती, ये तक समझ गया ना, बस इतना ही जो था, है ना, अब आया, अब छोड़ो उसको। 1973 में वह केशवानंद भारती आए, केशवानंद भारती। अब उन्होंने कहा, देखो सुना ना, ये वाला पेज बता रहा हूं आपको, इसमें न्यायालय जा सकते हैं क्या 9वीं अनुसूची के विषय में? नहीं जा सकते ना, कुछ भी जोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, हम इस विषय में जो भी शामिल करोगे न्यायालय में नहीं जा सकते, चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास मत आओ, ठीक है। मगर क्या बोला बता ये केशवानंद भारती में, उन्होंने बोला कि यदि संविधान के मूल ढांचे में अगर बदलाव करके और इसमें घुसा दिए हो तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मान लो ऐसा कोई कानून बनाया कि आज से भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री एक ठो रहेगा, जैसे रसिया जैसे, चाइना जैसे, ठीक है, और उसको कहां डाल दिए, इधर डाल दिए। मूल ढांचा बदला कि नहीं बदला? इसीलिए कल बताए थे, संप्रभुता, ठीक है, अखंडता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब को बना के इसमें डाल दिए। और आप बोलो कि न्यायपालिका चाहे वो नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, नहीं, ठीक है, करेगी, ठीक है। तो यदि आपका बेसिक स्ट्रक्चर अगर चेंज करते हो, उसको कहीं भी डालो आप, ठीक है, कहीं भी डालो, यहां डालो, कहीं किसी भी भाग में डालो, हम रिव्यू करेंगे यानी करेंगे। तो बस एक ग्राउंड है। न्यायपालिका कहती है, मतलब अब न्यायपालिका कहती है, मैं समझ रहा हूं, आपको अगर चैलेंज करना है ना, तो आप क्या बोल के चैलेंज करोगे कि सर ये फंडामेंटल जो ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको प्रभावित कर रहा है ना, और बेसिक स्ट्रक्चर है समानता का अधिकार, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है ना, ऐसा बोल के चैलेंज कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर प्रभावित होगा, मूल ढांचा प्रभावित होगा, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। सरकार ऐसा सोचती है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकती है। कब की कंडीशन है? 1973 केशवानंद भारती। जनरली मगर कोशिश कर रहे हैं चूंकि ऐसा हो जाए, बाद में देखेंगे, करेगी तो करेगी, है ना, ये कंडीशन था। तो मैं क्या बता रहा था, भूलवा दिए मेरे को, कहां था मैं, और कुछ बता रहा था क्या? अच्छा यही बता रहा था, हाँ, तो मैं ये बता रहा था आरक्षण। चलो देखो क्या बता रहे थे, आरक्षण जो है, आरक्षण की बात तो आरक्षण जो है ये किसमें है, तो आपको ओबीसी का आरक्षण, आप क्या हो जाए, नहीं कुछ और बता रहा था, हाँ, इंदिरा सहानी बता रहा था, हाँ, ठीक ठीक। देखो 50% जो है, 50 सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सीलिंग लिमिट है कितनी होगी, 50% होगी, कितनी होगी, 50%, ठीक है। और हाँ, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, वही बताने जा रहे थे जी, विशेष परिस्थितियों, किसको, स्पेशल कंडीशन को छोड़कर, अगर सरकार अगर डेटा दे दे, अगर उसके पास डेटा आ जाए कि हाँ जरूरी है कि 50 से ज्यादा किया जाए, ठीक है, तो बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया भी, राज्यपाल को जो पत्र लिखा था ना, जब राज्यपाल ने जी ने लेटर मांगा था, तो उन्होंने डेटा दिया। क्या डेटा दिया कि हमारे यहाँ ज्यादातर अनुसूचित जनजाति बहुल एरिया है, ठीक है, देखना मुख्यमंत्री का खुला पत्र था वो, ठीक है। और क्या क्वांटिफायर डेटा सुना है, क्वांटिफायर डेटा आप लोग जानते हैं, गांव में सर्वे हो रहा है, क्वांटिफायर डेटा में कितने ST/SC है, कितने OBC है, कितने, तो ये सबका सर्वे था। इसमें से देखोगे तो लगभग 90% अगर देखोगे, 90 नहीं 85% पूरा ट्राइबल से, मतलब ST/SC OBC लोग हैं, ठीक है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। 52% तो OBC है ना, 51% समथिंग। तो ये क्वांटिफायर डेटा है जो है ना, इसके आधार पर ग्राउंड पे सरकार कह रही थी कि 76% आरक्षण दिया जाए। क्लियर है? तो डेटा अगर आपके पास है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, हो सकता है बढ़ चुका है। तो ये 50% याद रखिएगा, अभी तो बस इतना रहेगा 50%, कितना, 50%, ठीक है। अच्छा, आरक्षण कैसे मिलेगा, तो जाति के आधार पर मिलेगा, याद रखिएगा, किसके आधार पर दिया जाएगा, जाति, कास्ट के आधार पर आपको दिया जाता है। धर्म के आधार पर मिलता है क्या, नहीं, किसके आधार पर दिया जाएगा, कास्ट। देखना ना, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपकी जाति लिखा जाता है, कौन सी जाति हो, तो कोई लिखता है उरांव, तो कोई लिखता है, जैसे अब मान लो कोई OBC है, ठीक है, तो OBC वाले क्या लिखते हैं, जब मतलब कोई साहू है तो क्या लिखा, जाति अपनी क्या लिखा, तेली लिख रहे हैं ना, है ना, तो जाति लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो ये जाति के आधार पर मिलेगा, याद रखिए, धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और आरक्षण कैसे मिलेगा, तो क्रीम लेयर के सिद्धांत पर मिलेगा, क्रीम लेयर। फॉर्म के समय भी आप देखते होगे सबको, क्रीम लेयर समझते हो, क्रीम लेयर मतलब देखो, क्रीम वाला लेयर, दूध होता है ना, उसके ऊपर क्रीम होता है, तो उसके ऊपर वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आरक्षण जो है, आरक्षण जो क्रीम लेयर से नीचे है उसको मिलेगा,
और क्रीम लेयर की लिमिट होती है, लिमिट है 8 लाख, ठीक है, पैसा है वो, यानी किसी की वार्षिक आय 8 लाख रुपए है तो वो 8 लाख तक वो गरीब है, और 8 लाख 1 रुपया हुआ तो वो अमीर हो जाएगा, ठीक है। ये क्रीम लेयर की लिमिट है जी, हमने थोड़ा डिसाइड किया, समय समय बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, घटा तो नहीं है, बढ़ा ही। क्रीम लेयर मतलब समझिए कि एक लिमिट है पैसे की, तो पैसा जो है 8 लाख है अभी वर्तमान में, कितने लाख, 8 लाख। अगर इससे अगर पैसा कम है वार्षिक आय दिखाना पड़ता है ना, आय प्रमाण पत्र बनवाते तो हो, 2 प्रमाण पत्र बनवाते हैं आप लोग, जो देखो जो कैटेगरी वाले होंगे बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। आपका एक बनेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, क्योंकि जाति लगा आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है, ठीक है, और एक बनता है देखो आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र क्यों मिलता है, क्योंकि ये क्रीम लेयर के सिद्धांत पर काम करता है। क्रीम लेयर मतलब हो गया 8 लाख, उसका अगर देखो मान लो बनाए और किसी के पापा मस्त आपका आईएएस ऑफिसर है बन गया, उसका 12 लाख का नहीं मिलेगा, ओबीसी होते हुए भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा क्रीम लेयर के सिद्धांत पर, ये ओबीसी की बात कर रहा हूं ना, एससी एससी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एसटी एससी में क्रीम लेयर का सिद्धांत काम नहीं करता है, ठीक है, इसी को चेंज करने की बहुत मांग चल रही है, ठीक है। तो क्रीम लेयर का भी लिमिट कितना है, तो 8 लाख, और ओबीसी की बात चल रही है 8 लाख। 8 लाख समझते हो महीना कितना हुआ, 12 से डिवाइड करो तो करो ना, अरे 8 लाख को 12 से करिए, 12 पंजे 60, 5 72, 72 84, लगभग 60,000 के आसपास है ना, 12 पंजे 60, 5 72 हो गया ना। तो जो 60 लाख 65 लाख जो हजार जो महीना कमाता है वो कैसा है, गरीब है। अमीर कौन है? ठीक, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्रीम लेयर मतलब बात जो है, तो 50% के आधार पर, जाति के आधार पर और क्रीम लेयर के आधार पर। और कैसा मिलेगा आरक्षण, देखो याद रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड रूल फॉरवर्ड नहीं होगा, छोड़ बस इतना ही देखो, इतना ही देखो, कैरी फॉरवर्ड छोड़ देते हैं सबको। वो राजनीति में देखो आरक्षण सही है, राजनीति का शिकार हुआ, ठीक है, राजनीतिक प्रॉफिट के लिए जो है इसका मिसयूज होता है, ठीक है। जब लगता है तो ये मुद्दा बढ़ा देते हैं, नहीं लगता है तो हटा देते हैं, ये सब चलता है। तो आप ये रखें 50% मिलेगा, जाति के आधार मिलेगा और क्रीम लेयर के सिद्धांत पर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्लियर है, और उसी के आधार पर अभी भी मिलता है। ओके, तो ये हमारा 16/4 बन जाएगा। 16/5 16/5 धार्मिक संस्थाओं ठीक है, धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण में सुनो दो ठो जल्दी से आप सुनिए। तो देखो एक बात बताएं, जैसे बताऊं बड़ी बड़े जो मंदिर वगैरह, जो बड़े बड़े जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस मंदिर मस्जिद होते हैं ना, उसको मैनेज जो है गवर्नमेंट करती है। आपको बताऊं जैसे, और जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे शिरडी साईं बाबा हो गया, या फिर आपका वैष्णो देवी हो गया, वैष्णो देवी साईं बाबा नहीं, वो तो ट्रस्ट चलाती है, आपका वैष्णो देवी हो गया, ठीक है, बड़े बड़े मंदिर जो है, ठीक है, जो हमारे 4 धाम वाले हैं, तो वहां पर ना जो पुजारी लोग होते हैं ना, उनका भी अपॉइंटमेंट होता है, वो सैलरी बेसिस होते हैं, पता है आप लोग को, नहीं पता तो बता रहे हैं, सैलरी पे काम करते हैं। तो अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट है, नौकरी वाला बात आ गया है, तो नौकरी वाला बात हो गया तो वहां आरक्षण होगा। तो यहाँ पर वही 16/5 क्या क्लियर करता है कि अगर मान लीजिए कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट है, धार्मिक संस्था है, और वहां पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो उसी धर्म से किया जाएगा, ठीक है, अलग धर्म से नहीं करेंगे, ये आरक्षण है, ठीक है, उसी धर्म से करेंगे ना। याद रखिए, जैसे मान लो मुस्लिम संस्थान है तो मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति जाएगा, ठीक है। मान लो मंदिर है और पहुंच गए बाबा जी, ठीक है, या अल्लाह अकबर, ठीक है, करने लगा, गुस्सा होगा, ठीक है, किसी धार्मिक आहत होगी, किसी भावना आहत होगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। वही 15/5 कहता है, 16/5 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति जो है ना, नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति में आरक्षण क्या जाएगा, उसी धर्म का व्यक्ति को ही चुना जाएगा। ओके, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। अलग जैसे मान लो आप भी फॉर्म भर दिए ना, तो वहां पर आपको हटा देंगे, बोलो कैसे हटा दिए, ठीक, तो आरक्षण किसको है 16/5 में, उसी धर्म के व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे 16/5, ठीक है। और लास्ट 16/6 क्या है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, कितने %? 10%। और ये कब से आया, तो 103वां संविधान संशोधन 2019। तो 15 में क्या था, 15 में शिक्षा में आरक्षण, और 16 में क्या है, नौकरी में आरक्षण, बन जाएगा। ये पूरा 15 और 16 हो गया। कोई समस्या?
क्या बताओ फिर से। नहीं, वो फिक्स नहीं रहता है, जितनी मंदिर की कमाई है उस हिसाब से देते हैं। ठीक, देखो 17, 15, 14, 15, 16 बराबर था ना, बराबर करे थे। और 17 और 18, 17, 18 में जो अगर भेदभाव उसको दूर करेंगे। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत यानी अनटचबिलिटी, यानी छुआछूत किसी के साथ नहीं करना है, और छुआछूत किए तो गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते होंगे। किसी के साथ छुआछूत, देखना पहले के गांव में ना होता था। ठीक है, कोई किसी के कप में चाय पी लेता था, अलग से उसका बर्तन रहता था गांव में ऐसे। ठीक है, अब तो समाप्त हो गया सब जगह। छुआछूत नहीं करना है, और छुआछूत किए, किसी का जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नाम संबोधन किए, तो आपको क्या होगी, सजा होगी। इसके लिए कानून बनाया था 1955 में, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, 1989 में एसटी एससी प्रोटेक्शन एक्ट बना है, एसटी एससी प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, देखो ना, सुनो तो, अस्पृश्यता निवारण मतलब देखो छुआछूत। देखो सबसे पहले क्या है, आप क्या नहीं करोगे, तो छुआछूत नहीं करोगे, और क्या नहीं करोगे, तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, एसटी एससी एक्ट लग जाएगा, बोलते हैं ना। मतलब समझिए इसको, मान लीजिए आपने कोई जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई नीची जाति का है, ऐसे बोलते हैं, जैसे एससी है या, तो मान लो उसके जाति शब्द सूचक शब्द बोल दिया आप। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे चमार, तो कोई है तो उसी के नाम से चमार चमार बोल दिया। ठीक है, जैसे और कोई आपका जैसे सतनामी समाज है, तो सतनामी को सतनामी सतनामी बोल दिया, तो ये जाति सूचक शब्द हो गया कि नहीं हो गया, ये अपराध है। यही है छुआछूत, अस्पृश्यता। अगर ऐसा आपने किया तो सबसे पहले तो जेल होगा आप। ठीक है, जमानत में नहीं, पहले जेल होगा, जांच बाद में होती है। क्लियर है, बता दे रहे, करना भी नहीं, इसका कोई अपवाद नहीं है। कलेक्टर भी करेगा ना, सीधा जेल जाता है। ओके, मुख्यमंत्री भी करेगा, सीधा जेल जाएगा। ऐसा आर्टिकल जिसका कोई अपवाद नहीं है। जैसे 14 का अपवाद बहुत सारा था, 15 का भी अपवाद, 16 का भी अपवाद, देखे ना, बराबर की बात करते हैं पहले और बाद में आरक्षण हो जाता है, अपवाद था। मगर 17 का कोई अपवाद नहीं है। अगर आप ऐसा किए तो जाओगे। ठीक है, मतलब आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए, छुआछूत किए, तो क्या होगी, सबसे पहले जेल होगी या बाद में जांच होता है। ठीक है, जेल पहले हो जाता है, और जांच जो है आपका बड़ा अधिकारी करता है। तो याद रखिएगा, ये सब नहीं करना है, इसके लिए कानून बना हुआ है, और ये 17 में बस इतना याद रखिए। ठीक है, आर्टिकल पूछता है, और लास्ट आपका है, तब तो समानता आएगी ना भाई, इसीलिए समानता का अधिकार। और लास्ट है आपका आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक होता है उपाधि, एक होता है सम्मान। क्या होता है, एक होता है उपाधि और एक होता है सम्मान। ठीक है, देखो उपाधि क्या होता है, उपाधि जिसको अपने नाम के सामने आप लगा सकते हो उसको उपाधि कहते हैं। और सम्मान जो है, जिसको अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते उसको क्या कहते हैं, सम्मान कहते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल समझे, देखो अब क्या है, सरकार जो है उपाधि देती है, सम्मान नहीं देती। ठीक है, मगर इसे देने से क्या होता है, देखो भेदभाव होता है। इसी क्लास में अगर मैं बोलूं, जैसा मैं चश्मा बोल दूं, ठीक है, अब आप लोग बैठे हो, अब इसी बोल दे कि ये रानी महारानी धीरानी, ये यहाँ की फलाना ठिकाना, ऐसे बोल दिया, आप लोग को लगे यार हम लोग कुछ नहीं है यार, ऐसे नहीं लगे, भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए फूल गए, चने झाड़ चढ़ जाओगे नहीं यार। ठीक है, तो हो जाएगा ना भेदभाव। तो इसीलिए क्या करेंगे, बराबर लाना है ना सबको, इसीलिए कोई उपाधि नहीं देंगे, उपाधि नहीं देंगे। उपाधि देने से क्या होगा, भेदभाव होगा ना जी। पहले देते थे अंग्रेज लोग, राय साहब, खान साहब, ठीक है, राय बहादुर देते थे ना, पढ़े तो होंगे कभी ना कभी। अरे ये सब जो उपाधियां होती थी, ठीक है, तो शेर शाह उपाधि मिलता था, तो उपाधि अब नहीं मिलेगा। ठीक है, उपाधि नहीं मिलेगा। सम्मान देते, मगर कुछ अच्छा करो। आप लोग में से कोई अच्छा है, टॉप करें, इन लोग ऑनलाइन वालों में से भी टेस्ट लिए सैटरडे को, और कोई अच्छा टॉप किया तो सम्मानित तो करना चाहिए ना भाई, इंकरेज तो करना चाहिए, स्टेज पे बुलाए, सम्मान दिए, चॉकलेट दिए। ठीक है, तो सम्मान तो जरूर करना चाहिए, तो सम्मान देगी, मगर सम्मान में अंतर यह है कि आप उसके नाम के सामने लगा के नहीं घूमोगे। ओके, समझ गए ना। तो सम्मान में याद रखिएगा, सम्मान में सरकार जो है 4 प्रकार के सम्मान देती है। एक होता है पद्मश्री। कौन सा, पद्मश्री। देखो सबसे, ठीक है, पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, और लास्ट आपका क्या आता है,
भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। तो ये 4 प्रकार के सम्मान देती है। इसको नाम के सामने नहीं लगा, जैसे मान लो सचिन को मिला है ना, सचिन मिला ना भारत रत्न, ठीक है, उनको तभी अटल बिहारी वाजपेयी मिला सचिन। अब सचिन ये करे, ठीक है, कि अपने जो घर का नाम उसके सामने लगाया था कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, यहाँ गए अगले दिन उखाड़ के ले जाएंगे, ठीक है, अगले सम्मान वापस करो, नहीं होगा, समझ गए ना। तो आप सम्मान को अपने नाम के सामने नहीं यूज कर सकते, क्लियर है। अच्छा, पूछता हुआ है कि सम्मान जो है पद्मश्री पर भारत रत्न ये सरकार किस आर्टिकल के तहत देती है, तो आर्टिकल 18 के तहत देती है। किसके तहत देती है? आर्टिकल 18, क्लियर है, 18 के तहत मिलता है, ठीक है। और देखो उपाधि में, देखो सरकार कोई उपाधि नहीं देगी मगर 2 क्षेत्रों में देगी। कितने क्षेत्रों में देगी? 2। अब बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे कि नहीं देगी, अभी बोल रहे देगी, देगी। देखो 2 चीजें देना चाहिए, मतलब एक है आपका शिक्षा, किसमें देगी? तो शिक्षा, शिक्षा में उपाधि दिया जाता है, शिक्षा में क्या दिया जाएगा? उपाधि दिया जाएगा। और एक आता है रक्षा, शिक्षा और डिफेंस, है ना, एजुकेशन और डिफेंस में हम लोग जो है आपको उपाधि देंगे, मतलब सरकार आपको उपाधि देगी। अब बोलोगे सर इसे क्यों? तो सुनो तो एक चीज, एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो पूरे समाज का कायाकल्प कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप शिक्षा ग्रहण किए तो आप अपना विकास करोगे, है ना, अपनी डौकी लड़का बच्चे का विकास करोगे, ठीक है, हस्बैंड का विकास करोगे, आपका घर परिवार का विकास करोगे, और ज्यादा एजुकेट हुए समाज का विकास करोगे, फिर देश का विकास करोगे, नहीं करोगे। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्या करता है? सबका विकास करता है, और सब सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए, क्लियर है। तो उपाधि मिला है आप लोग को, आपको पता भी नहीं होगा। अच्छा, हॉस्टल वार्डन हो ना, अभी नहीं पाए होगे, है ना, हॉस्टल में 12वीं पास है जी, है ना, 12वीं पास वाले हैं। जैसे आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में आपको उपाधि मिलेगी, जो नॉर्मल कॉलेज की है ना, BA BSc, ठीक है, ग्रेजुएट, क्या मिलेगा? ग्रेजुएट मिलता तो है, उपाधि है लगा के घूमना, ठीक है, ग्रेजुएट, LLB, PhD करोगे डॉक्टर की उपाधि मिलेगा, नहीं करता डॉक्टरी, देखना ना, और डॉक्टर साहब बोलते कि नहीं बोलते? तो आगे नहीं, डॉक्टर ये सिंह, डॉक्टर वो फलाना लिखते हैं ना, तो सामने लगाए कि नहीं लगाए? लगाए, ठीक है। अधिवक्ता लगाते हैं, अधिवक्ता, एडवोकेट लगता है, ये उपाधि मिला ना शिक्षा में, मिलता है, तो देना भी चाहिए, तो सरकार देगी, बाकी में नहीं देगी, ठीक है। बिजनेस में कुछ अच्छा करो, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सुनो, दूसरा रक्षा, रक्षा में भी उपाधि मिलता है। अब बोलोगे सर उसमें काहे दे रहे हैं? चलो एजुकेशन समझ गए हम लोग। तो रक्षा में सुनो, एक सैनिक जो है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, जान देने के लिए तैयार है वो बॉर्डर पे, पैसा तो यहां भी कमा लेगा जी, वो भी हॉस्टल वार्डन तैयारी नहीं कर लेगा, ठीक है। जब वो वहां इतना टफ ट्रेनिंग कर लिया तो पढ़ नहीं लेगा, और नहीं पढ़ लेगा तो मजदूरी कर लेगा। सिर्फ तो मैं बताऊं, सैनिक सिर्फ पैसे के लिए वहां खड़ा नहीं रहता है, ठीक है, समझ पा रहे बात को? तो सैनिक को चाहिए थोड़ा सा पैसे के अलावा इज्जत, ठीक है, सम्मान, इसीलिए वहां पर भी उपाधि दी जाती है, जैसे लेफ्टिनेंट, ठीक है, कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, लास्ट रिटायर कर्नल, रिटायर मेजर, लगता है कि नहीं लगता है? तो रक्षा क्षेत्र में भी उपाधि दी जाती है, क्लियर है। और उपाधि से सम्मान भी मिलता है ना, सम्मान भी मिलता है, जैसे अशोक चक्र, परम वीर चक्र, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सम्मान भी देंगे, उसमें अच्छा करोगे तो सम्मान भी मिलेगा, सम्मान अच्छा करने पर मिलता है, साथ साथ उपाधि भी मिलती है, ठीक है। हवलदार, नायब हवलदार, सब इंस्पेक्टर, अभी हुआ था सब इंस्पेक्टर, TI, SI, DSP, ठीक है, ऐसे मिलता है ना, SP, तो ये सब क्या है? उपाधि बन जाएगा। तो सरकार जो है ये उपाधियां 2 क्षेत्रों में के अलावा और किसी क्षेत्र में नहीं देती है, बाकी में देती है, ठीक है, और बाकी में नहीं देती, 2 क्षेत्र में देती है। और सम्मान जो है 1952 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 1952 में। मोरारजी सरकार जब आई थी ना 1978 में, उन्होंने बंद कर दिया था 3 साल के लिए, उसके बाद फिर से चालू हो गया, ठीक, ओके। ये हमारा समानता का अधिकार खत्म हो गया। किसका अधिकार खत्म हो गया? समानता का। यहां तक कोई समस्या? कैसे जी पूछना है? ऑनलाइन मेरे को तो कह भी नहीं सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप में पूछ लेना भाई। फिर से चालू है क्या? ठीक, दूसरा देखिए 19 से 22, ओके, 19 से 22 कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, नया है, इसको कल चालू करेंगे। फिर भी 19, 22, 19, 20, 21, 22 आर्टिकल कर लो एटलीस्ट, है ना, आर्टिकल करवा देते हैं। 19 में क्या लिखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू स्पीक, है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की, है ना, वाक मतलब बोलना, है ना, और अभिव्यक्ति, ठीक। दूसरा देखो 20 में क्या है? दोष, प्राण
गिरफ्तार, क्या है, दोष प्राण गिरफ्तार, ऐसे याद करना। 19 क्या है, वाक्य में व्यक्ति स्वतंत्रता, उसके बाद दोष प्राण गिरफ्तार, 20 में हो जाएगा दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, के विरुद्ध संरक्षण, इसमें है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, और यहां पर गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये आपको याद रखना है। दोष प्राण गिरफ्तारी है ना, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, सुनो तो एक चीज देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसको कानून बनाकर गैर निलंबनीय बनाया गया। गैर निलंबनीय देखो बताते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट। अरे सुनो, आप ये ना 21 आपके जीने का अधिकार है, ठीक है, कोई का मर्डर नहीं कर रहा ना, ये अधिकार है आपको, 21 में है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये कब से चाहे 44वां संविधान संशोधन 1978 से ये किया गया है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 से आपका ये गैर निलंबनीय बनाया। 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है, और 19 तो तुरंत समाप्त हो जाए, किसी को जरूरत ही नहीं बोलने का अधिकार तुरंत छीन लेंगे, ठीक है। जहां पर दंगा करो ना, तुरंत इंटरनेट शट डाउन, ठीक है, वो सब इंटरनेट सब बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सबसे ज्यादा दुरुपयोग 19, ठीक है, सबसे ज्यादा बैन 19, ठीक है, तो बाद में देखेंगे 19, 20, 21 और 22, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़ कर आइएगा, ओके, ठीक, आज के लिए इतना ही रखें।